एनसीपी अजित पवार का विलय एनसीपी शरद पवार में हो जाता है तो शरद पवार एक बार दोबारा सर्वे सर्वा हो जाएंगे पूरी एनसीपी पार्टी के। और फिर एनसीपी का जो कुछ भी निर्णय होगा वो शरद पवार लेंगे और उस पर फिर बैकडोर से सुप्रिया सुले की चलेगी। और एक प्रकार से जो पूरी अजित पवार की पार्टी बनी हुई है, जो सत्ता में है, वो पार्टी उस पार्टी का एक प्रकार से दूसरे पार्टी से तो मुकाबला बाद में करेंगे, चुनाव में करेंगे, लेकिन वो पार्टी पहले ही अपनी वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, शहीद हो जाएगी वो पार्टी। और यही शरद अजित पवार के पार्टी के नेताओं को लगा कि सुनेत्र पवार को मैनेज करना तो हमारे लिए बहुत आसान है, शरद पवार को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और शरद पवार पॉलिटिकल बार्गेनिंग के मास्टर हैं, बड़े बार्गेनर हैं। बहुत लोग तो कहते हैं कि ब्लैकमेल भी करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुनेत्रा पवार के साथ अभी खड़ा कौन है? सुनेत्र पवार के साथ उनकी पार्टी चट्टान की तरह खड़ी है। और सुनेत्र पवार अगर चाहे भी कि हम ठीक है, हम दोनों की पार्टी की विलय हो जाए और जो हमारे ससुर कह रहे हैं, शरद पवार जी कह रहे हैं, उसी को मान लेते हैं और हम लोग विलय कर लेते हैं, अगर चाहे भी, तो भी अजित पवार की पार्टी में 4-5 बड़े ऐसे नेता हैं जो अब शरद पवार की छत्र छाया में नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अब शरद पवार ने अपनी छत्र छाया में कई ऐसे चेहरे खड़े कर दिए। जयंत पाटिल उसमें से एक है। आपको याद होगा कि जयंत पाटिल के बारे में यही शरद पवार ने कहा था विधानसभा चुनाव के पहले, जब उद्धव ठाकरे घूम घूम करके कह रहे थे कि मुख्यमंत्री पद की घोषणा हो जानी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी अगर बड़ी इच्छा है कि मुख्यमंत्री पद की घोषणा होनी चाहिए, तो डायरेक्ट तो नहीं कहा कि हमारी पार्टी से एक उम्मीदवार है, यह कहा कि हाँ, हमारे यहां एक जयंत पाटिल जी हैं, महाराष्ट्र के निर्माण के लिए उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। साफ साफ कह दिया कि जयंत पाटिल हमारे लिए, हमारे पार्टी में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो वहां उद्धव ठाकरे का अरमान तोड़ दिया शरद पवार ने। तो उनको यह लग रहा था, ये 4-5 जो बड़े नेता हैं, इनको लगा कि भाई उन्होंने अपना एक पावर सेंटर खड़ा कर लिया है, अब उनसे इनका 36 का संबंध है, इनको वो लोग गद्दार की नजर से देखते हैं, सार्वजनिक प्रतिक्रिया देते रहते हैं, बातचीत, इनफॉर्मल जो बातचीत होती है उसमें बोलते रहते हैं। तो प्रफुल्ल पटेल को, छगन भुजबल को या तटकरे को या मुंडे को, इन सबको लग रहा होगा कि अगर हम शरद पवार की छाया में गए तो शरद पवार ने जो एक अलग पावर सेंटर खड़ा किया है उनके साथ हमारी टकराहट होगी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है कि सुनेत्रा पवार जी को हम लोग अपना नेता मान लें, सुनेत्रा जी को तो हम लोग मैनेज कर लेंगे, जो कहेंगे वो करेंगी, लेकिन शरद पवार तो जो कहेंगे वो नहीं करेंगे, शरद पवार तो फिर अपनी चलाएंगे। और ये जो शंका थी, ये शंका मजबूत हो गई और ये जो 4-5 बड़े नेता हैं वो इकट्ठा हो गए चट्टान की तरह सुनेत्रा पवार के पीछे। और जब ये भनक पॉलिटिकल गैलरी में लगी बड़े नेताओं को, बड़े नेताओं में किसको? मोदी को और शाह को और फडणवीस को। तो जाहिर है मोदी शाह ये कभी नहीं चाहेंगे कि शरद पवार को लीज ऑफ लाइफ मिल जाए एक बार। शरद पवार अब उम्रदराज हो चुके हैं, अस्वस्थ रहते हैं, अब वो एक प्रकार से राजनीति में फिनिश है, लेकिन ये एक अवसर आ रहा था जिसमें वो फिर से लीज ऑफ लाइफ उनको मिल सकता था, फिर से वो पॉलिटिकल मास्टर के रूप में महाराष्ट्र में खड़े हो सकते थे। और उनका एक ही सपना है, अपनी बेटी को स्टैब्लिश कर देना। ऐसा भी हो सकता था कि अलायंस हो जाता, लेकिन और महायुति के साथ वो बने रहते, बीजेपी के साथ अलायंस करते, एनडीए में आ जाते, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन ये होता कब? जब वो बार्गेन बहुत स्ट्रांग करते, वो कहते कि हमारी बेटी को या तो डिप्टी सीएम बना दीजिए या हमारी बेटी को केंद्र में मंत्री बना दीजिए, फलाना फलाना मंत्रालय दीजिए, बार्गेन करते, पूरी तरह से बार्गेन करते। और अगर ये
हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को महाराष्ट्र में कोई नुकसान नहीं होने वाला था, क्योंकि अभी एकनाथ शिंदे भी हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे फिर सर उठाते, फिर एकनाथ शिंदे पर भी वो कुछ अपना चाल चलते, और फिर कोई ना कोई तिकड़म करके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ पूरा महाराष्ट्र बढ़ता। और ये बड़ी तेजी से ये घटना कल शाम के पहले, मतलब 5 बजे के पहले, जब मुख्यमंत्री के पास पत्र पहुंचा सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने का, या ये इच्छा जब पहुंची, उसके पहले आप समझिए कि 24-48 घंटे में राजनीतिक घटनाक्रम किस तेजी से बदल रहा था महाराष्ट्र में, किसी को खबर नहीं थी। मीडिया में भी यह खबर इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी जितनी तेजी से राजनीतिक हलचल तेज थी। मुंबई में, बारामती में और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बड़े बड़े 30 मार खां, उनकी नींद हराम हो गई थी। वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द विलय का मामला हो जाए, विलय पर मीटिंग शुरू हो जाए, और 12-13 दिन का हमें वक्त मिल जाएगा ये कहने का कि अजित पवार की अभी 13वीं होगी, 12वीं होगी, जो भी रिचुअल है उसके हिसाब से। महाराष्ट्र में कितने दिन का होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 3 दिन का तो राजकीय शोक ही है। शनिवार को ही दिन में राजकीय शोक खत्म हुआ है और शाम को शपथ ग्रहण समारोह हो गया। तो सारे पॉलिटिकल मास्टर्स इसमें लग गए थे कि ये 13 दिन का वक्त है, इसी में सबको मना करके इसको विलय कर लिया जाए, और विलय करने के बाद 13 दिन जैसे बीता, उसके बाद असली पॉलिटिक्स शरद पवार की शुरू होती, और वो पॉलिटिक्स होती शाह और मोदी को चेक देने की, शाह और मोदी से बार्गेन करने की। साथ में हैं हम, हमें ये चाहिए, और नहीं तो फिर हम हट रहे। फिर एक नया नैरेटिव चलता, अभी पूरे देश में माहौल बनता। मैंने बार बार कहा है कि शरद पवार एक अपनी क्षमता से अधिक उनको रेट किया जा रहा है। वो 3 जिलों के ही वो एक प्रकार से नेता है, कोई प्रभुत्व नहीं है, लेकिन चूंकि शरद पवार के पास पैसा है, शरद पवार के पास व्यवसायिक घराने हैं, उनकी मित्रता है, तो शरद पवार एक प्रकार से पूरे देश भर में बड़े नेता के रूप में इमर्ज कर जाते हैं। और फिर एक, हालांकि कभी उन्होंने जात पात की इस तरह से खेल नहीं किया, लेकिन महकमा वो वही चुनते हैं, वहां भी वो खेल कर सकते थे। मोदी शाह की टीम भी एक्टिव हो गई कि साहब अगर ये खेल हुआ और अगर ये 13 दिन का लीज ऑफ लाइफ इन्हें मिल गया, समय मिल गया जो ये चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये फिर नए राजनीतिक संकट खड़ा करने की दिशा में महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा, और फिर वहां से पूरे देश में राजनीतिक संकट खड़ी हो सकती है। मोदी शाह की टीम भी एक्टिव हो गई, और फिर आनन फानन में तय हुआ नहीं, शुभ और अशुभ कुछ नहीं, सनातन और हिंदू रिचुअल कुछ नहीं, जो हो जाए वही शुभ है। और आनन फानन में कहा गया कि साहब जल्दी से जल्दी शपथ लीजिए और अपनी पार्टी को बचाइए, वरना ये पार्टी चली जाएगी। तो पार्टी को बचा ली गई। और सुनेत्रा पवार के बारे में जान लीजिए, सुनेत्रा पवार कोई ऐसे ही एकदम से गूंगी गुड़िया नहीं है, वो इंदिरा गांधी वाली कहानी ही नहीं है सुनेत्रा पवार के साथ। सुनेत्रा पवार पॉलिटिकल घराने से हैं, उनके पिताजी सांसद रहे हैं, उनके भाई एमपी एमएलए रहे हैं, बड़ी लंबी राजनीतिक एक अनुभव है उनके पास, उस घर से भी इस घर से भी, मतलब मायके से भी और ससुराल से भी। मायके में भी जो उनके पिताजी थे वो सांसद रहे हैं साहब, तो एक सांसद की बेटी है, वो पढ़ी लिखी हैं, बीकॉम हैं, और अभी राज्यसभा की सांसद हैं, तो वो भी उनको अनुभव मिल गया है। चुनाव भी लड़ा है, भले ही वो हार गए अपनी ननद से बारामती में ही, वो भी कसक होगी कहीं ना कहीं। तो ये सारी बातें, ऐसा नहीं है कि सुनेत्रा पवार पॉलिटिकली इमेच्योर पॉलिटिशियन है। हाँ, पार्थ के पास अगर जिम्मेदारी जाती तो हो सकता है जो सीनियर नेता हैं वो थोड़े असहज होते। तो बहुत चालाकी से, बहुत होशियारी से, एक कह सकते हैं कि पॉलिटिकल होशियारी का जबरदस्त परिचय दिया है एनसीपी अजित पवार के नेताओं ने, और उन्होंने सुनेत्रा पवार को चुन करके एक तो अपनी पार्टी बचा ली है, और दूसरी जो एक बड़ी प्लानिंग हो रही थी शरद भाऊ पवार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरद भाऊ पवार इसी नजर से देख रहे होंगे, लेकिन ये एक राजनीतिक अवसर उनके लिए बना था, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आज भी ये कहता हूं कि वो एक
परिवार के ही रूप में वो सोच रहे होंगे कि पार्टी इकट्ठा हो जाए, हम लोग साथ मिलकर के चले। लेकिन साथ तो वो मिल जाते अपने लिए, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो परेशानी खड़ी कर देते। बाकी लोगों में सबसे ज्यादा परेशानी खड़ी करते वो अमित शाह और मोदी के लिए। तो टीम एक्टिव हो गई और उनको लग रहा था कि ये शिंदे, अगर ये इस तरह से ये लोग एक हो जाते हैं तो शिंदे भी कल आंख दिखाएंगे हमको। तो शिंदे को भी उन्होंने एक प्रकार से नियंत्रण में रखा और अब पावर पूरी तरह से बैलेंस हो गया। इसलिए मैंने कहा, आपको कल भी बताया था कि अजित पवार से देवेंद्र फडणवीस का जो रिश्ता था बहुत अच्छा था। वो एक प्रकार से देवेंद्र फडणवीस के सेवियर थे, वो इनको बचाते रहते थे और ये भी उनको बचाते थे। तो ये बहुत दुखद हुआ है देवेंद्र फडणवीस के लिए। राजनीतिक रूप से अगर बहुत बहुत नुकसान हुआ है तो देवेंद्र फडणवीस को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि इन दोनों ने एक प्रकार से ये मान लिया था कि भाई आपकी जो शक्ति है वो लड़िए, हमारी एक बड़ी पार्टी की शक्ति है, हम लड़ेंगे और हम दोनों मिलकर के महाराष्ट्र में सरकार चलाएंगे, आगे भी चलाएंगे। जब शुरुआत में सिर्फ 24 घंटे के लिए बने थे, कुछ घंटे के लिए बने थे, सुबह 6 बजे आकर के उन्होंने शपथ लिया था, तब भी यही प्लानिंग हुई थी। तो महाराष्ट्र की चौसर पर सुनेत्रा पवार की जो शपथ है, सुनेत्रा पवार की शपथ बहुत कुछ कहती है। और इस चौसर पर सुनेत्रा के शपथ के बाद बाकी सब औपदस्थ, राजनीतिक रूप से हाशिए पर। अब आगे देखना है कि सुनेत्रा कैसे परफॉर्म करती हैं। परफॉर्म बहुत अच्छा करेंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ अच्छे रिश्ते हैं। पार्टी के अंदर किसी में इतनी हैसियत नहीं है कि सुनेत्रा के साथ बगावत करे या उनके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स करे। हाँ, ये आगे जाकर के हो सकता है कि शरद पवार कुछ और कोई तिकड़म करे, ऐसा लगता नहीं है प्रथम दृष्टिया। तो महाराष्ट्र की चौसर पर तो अभी के सिकंदर बादशाह सुनेत्रा पवार है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।